आज हम लोग जानेंगे पूर्ति शिफ्ट। तो किस प्रकार पूर्ति का जो वक्र होता है शिफ्ट हो रहा है, और ये जो पूर्ति वक्र जो शिफ्ट हो रहा है किस कारण होता है, तो इन्हीं को हम लोग आज समझेंगे। तो आइए समझते हैं। रेखाचित्र 5.3 जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए, इसमें दो दिया है, दो कंडीशन का है, ये ए और ये बी का है। तो रेखाचित्र 5.3 में हम पूर्ति वक्र में शिफ्ट का प्रभाव, मतलब यहाँ जो रेखाचित्र 5.3 है यहाँ पर शिफ्ट के प्रभाव को दिखाया गया है। और जब शिफ्ट का प्रभाव हो रहा है, यानी कि पूर्ति वक्र जो शिफ्ट हो रहा है, तो उसके कारण जो संतुलन कीमत और उसमें जो संतुलन मात्रा है किस प्रकार चेंज होता है, बदलता है, उस पर हमको देखना है। उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि पूर्ति वक्र जब शिफ्ट होता है तो उसकी जो संतुलन कीमत है वो भी बदलती है, संतुलन मात्रा है वो भी बदलती है। तो देखिए, तो रेखाचित्र 5.3 में हम पूर्ति वक्र में शिफ्ट का प्रभाव संतुलन कीमत तथा मात्रा पर देखते हैं। मान लीजिए आरंभ में बिंदु ई पर बाजार संतुलन में है। ये देखिए, मान लेते शुरू में यहाँ जो है बाजार संतुलन में था। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर देखिए दो वक्र कटा हुआ है, ये देखिए बाजार मांग वक्र है और ये बाजार पूर्ति वक्र है। ये बाजार मांग वक्र है और ये बाजार पूर्ति वक्र है। ये स्टार्टिंग का है, इसलिए यहाँ पर देखिए डी ज़ीरो लिखा है, यहाँ पर डी ज़ीरो लिखा है, यहाँ पर एस ज़ीरो। जहाँ जीरो है ये प्रारंभिक को दर्शा रहा है, ठीक है। तो शुरू में जो बाजार संतुलन में किस बिंदु पर दिखाने की कोशिश किया है ग्राफ में, ए बिंदु पर, जहाँ बाजार मांग वक्र जो है वो डी ज़ीरो, बाजार पूर्ति वक्र एस ज़ीरो को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, चूँकि दोनों कट रहा है। तो उस समय जो संतुलन कीमत जो है वो है पी ज़ीरो और संतुलन जो मात्रा है वो है क्यू ज़ीरो। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पर देखिए कटा हुआ है बाजार मांग वक्र और बाजार पूर्ति वक्र शुरू में, तो ई पर कटा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो पहले जो बाजार कीमत है वो पी ज़ीरो है और उस समय जो पूर्ति है वो देखिए क्यू ज़ीरो है। इसमें आइए, यहाँ पर जो कीमत जो है वो पी ज़ीरो है और जो पूर्ति है वो देखिए क्यू ज़ीरो है। अब मान लीजिए कि किसी कारण बाजार पूर्ति वक्र जो है एस टू पर, एस से जो पहले यहाँ था नीचे, अब देखिए इधर यानी कि बाईं ओर खिसक जाता है और उसका नया नाम हो गया एस टू पूर्ति वक्र का। तो एस टू पर बाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र, यहाँ पर देखिए मांग वक्र किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ शिफ्ट हो रहा है। तो पूर्ति वक्र मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा कि पैनल ए में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पैनल ए में जो भी चर्चा हो रहा था इस पैनल का हो रहा है। इस शिफ्ट के कारण प्रचलित कीमत जो है, अब यहाँ देखिए, अगर हम जब ऊपर ये शिफ्ट हो गया है तो उस समय देखिए जो कीमत पहले कितना था, पी ज़ीरो था, अब ये ग्राफ को कहाँ पर काट रहा है, तो देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर काट रहा है। तो अगर इसको दर्शाएंगे तो इस समय जो यहाँ पर देखिए बाजार में क्यू ज़ीरो डबल डैश क्यू नॉट के बराबर अधिमांग होती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि अब जो पी ज़ीरो पर जो मात्रा जो मांग की है वो अब कितना है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर घिसक के आ गया है क्यू ज़ीरो डबल डैश पर। तो यानी कि अब जो बाजार में जो अधिमांग होगा ये क्यू ज़ीरो डबल डैश क्यू नॉट या क्यू ज़ीरो के बराबर अधिमांग होती है। मतलब
ये जो पूर्ति वक्र है उसके बाईं ओर खिसक जाने से प्रचलित कीमत जो P0 है बाजार पर, तो उसकी अधिमांग देखने को कितना मिल रहा है, तो अधिमांग जो है वो Q0 डबल डैश Q0 के बराबर अधिमांग है, जो यहाँ पर दिखा रहे हैं इतना। ठीक है, क्योंकि उतनी अब पूर्ति नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर अधिमांग ज़्यादा है, अधिमांग हो रहा है, तो कुछ उपभोक्ता क्या करेगा, जो वस्तु को प्राप्त करने में असमर्थ है, जो सभी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे उपभोक्ता क्या करेगा न, अधिक कीमत भुगतान करने के इच्छुक होंगे। अब वो ज़्यादा भुगतान करने को तत्पर होगा ताकि उसे चीज़ें मिल जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाजार कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी, बाजार में कीमत बढ़ने का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बिंदु जी पर अब नया संतुलन तब प्राप्त होगा। तो अब यहाँ देखिए, तो ये जो बाजार पूर्ति जो नया ये वाला आया, देखिए मांग को कहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर मतलब काट रहा है, देख सकते हैं ये जी बिंदु पर। तो नया जो अब संतुलन जो आ रहा है वो जी बिंदु पर आ रहा है। ठीक है, जो बाजार मांग वक्र को S2 के द्वारा काटा गया है। तो बिंदु जी पर नया संतुलन प्राप्त होगा जहां पूर्ति वक्र S2 मांग वक्र D0 को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि P2 कीमत पर, यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ जो कीमत जो नया आ गया है वो P2 है। तो P2 कीमत पर कितना मात्रा अब वो खरीदी जा सकती है या बेची जा सकती है, तो वो है Q2। तो P2 हो गया कीमत, नया कीमत, और उस समय जो खरीदी गई मात्रा या बेची जाएगी वो कितना है, Q2 है। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होती है। यहाँ पर देखिए ये पूर्ति वक्र जो है, अब यहाँ देखिए इस पैनल में इधर दाईं ओर शिफ्ट हो गया है। तो इस अधिपूर्ति के कारण तब यहाँ पर क्या है, अधिपूर्ति ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर दाहिनी ओर शिफ्ट होने के कारण, दाईं ओर शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर अधिपूर्ति, ज़्यादा पूर्ति देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होती है, जहाँ वस्तु की अधिपूर्ति कितनी हो जाएगी, अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यानी कि कितना हो जाएगा, Q0 से Q0 डैश तक, ये इसके बराबर हो जाएगा अधिपूर्ति, जैसा कि चैनल बी में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इस अधिपूर्ति के कारण ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कुछ फर्में अपनी वस्तु की कीमत गिरा देगी तथा F पर नया संतुलन अब प्राप्त होगा। देखिए नया संतुलन प्राप्त होगा F बिंदु पर होगा, जहां पूर्ति वक्र जो है S1 मांग वक्र D0 को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि अब देखिए P1 जो नई कीमत है वहाँ पर Q1 मात्रा खरीदी या बेची जाती है। देखिए तब यहाँ पर देखिए अब नई मात्रा जो हो गया Q1 हो गया और नई कीमत हो गया P1। ध्यान दीजिए कि जब भी पूर्ति वक्र शिफ्ट होती है, कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशाएं विपरीत होती है। यहाँ पर देखिए पहले ही पैनल से देखिए, जब ये पूर्ति वक्र यहाँ से यहाँ चल गया, ठीक है, यानी कि बाईं ओर जब शिफ्ट हुआ तो कीमत देखिए बढ़ रहा है, कीमत देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किंतु मात्रा देखिए घट रहा है। तो उल्टा संबंध हो रहा है कीमत और मात्रा में। यहाँ पर देखिए जब ये यहाँ से यहाँ इधर दाईं ओर जब शिफ्ट हुआ पूर्ति वक्र, तो देखिए कीमत घट रहा है किंतु देखिए मात्रा बढ़ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश किया है, जब पूर्ति वक्र में शिफ्ट देखने को मिलता है तो वहाँ पर कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध देखने को मिलता है। आइए एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहाँ अन्य सभी चीज़ें स्थिर रहती है, अन्य सभी चीज़ें स्थिर रहती है और वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त किसी आगत की कीमत में वृद्धि होती है।
अन्य कारक अन्य चीज़ें स्थिर है, मगर बदल क्या रहा है, वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले किसी आगत की कीमत में वृद्धि होती है। इस आगत के प्रयोग करने वाली फर्मों के उत्पादन की सीमांत लागत में वृद्धि होगी। तब अगर वस्तु की आगत जो प्रयोग हो रहा है, उत्पादन में प्रयुक्त किसी आगत की कीमत में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस आगत के प्रयोग करने वाली जो आगत का प्रयोग जो फर्म इस आगत का प्रयोग कर रहा है, तो फर्मों के उत्पादन की सीमांत लागत में वृद्धि होगी। इसलिए प्रत्येक कीमत पर बाजार पूर्ति पहले से कम होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रत्येक कीमत पर बाजार पूर्ति पहले से कम होगी, क्योंकि कीमत बढ़ चुका, मतलब लागत ज़्यादा लग रहा है इस बार अब। इसलिए क्या होगा, प्रत्येक कीमत पर बाजार पूर्ति जो होगा अब पहले से कम होगी। अतः पूर्ति वक्र क्या होगा, पूर्ति वक्र देखिए बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, जैसा कि हम लोग रेखाचित्र 5.3 ए में हम लोग देखे थे। इसे पूर्ति वक्र के S0 से शिफ्ट होके किधर चला गया था, शिफ्ट होके SS2 तक शिफ्ट द्वारा दर्शाया गया है। परंतु आगत कीमत में इस वृद्धि का उपभोक्ता की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगत की कीमत में जब वृद्धि हुआ तो उपभोक्ता की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह आगतों की कीमत पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है, क्योंकि उपभोक्ता की जो मांग है ना, वो आगतों की कीमत पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है। अतः मांग वक्र अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अगर उपभोक्ता की मांग का प्रभाव पड़ता तब जाके कह सकते थे कि हाँ, कि उसका जो बाजार मांग वक्र है उसमें परिवर्तन आ रहा है, मगर यहाँ उपभोक्ता की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये मांग वक्र अपरिवर्तित रहती है। रेखाचित्र 5.3 ए में इसे D0 पर मांग वक्र को अपरिवर्तित रखकर दर्शाया गया है, क्योंकि इस बार वही है, उसमें किसी प्रकार कोई चेंज नहीं है, ना तो बाईं ओर ना तो दाईं ओर, कहीं चेंज नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप पूर्व संतुलन की तुलना में अब बाजार कीमत में वृद्धि होती है तथा उत्पादन मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कीमत तो वही नहीं, कीमत तो बदल रहा है, मांग परिवर्तित नहीं है। तो देखिए कीमत में वृद्धि हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, किंतु देखिए पूर्ति घिसक गया है, इधर आ गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब फर्म में किसी आगत की कीमत में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर बाज़ार में देखने को क्या मिलता है कि वस्तु की जो कीमत है, कीमत में वृद्धि देखने को मिलता है और उत्पादित मात्रा में कमी। इसके पश्चात हम फर्मों की संख्या में वृद्धि के प्रभाव की विवेचना करते हैं। अब आइए दूसरा प्रभाव देखते हैं जब फर्म की संख्या में वृद्धि होती है। चूंकि प्रत्येक कीमत पर अब अधिक फर्में वस्तु की पूर्ति करेगी, चूंकि यहाँ पर लिखा है कि फर्म की संख्या में वृद्धि हुई है, तो फर्म की संख्या की वृद्धि से क्या होगा कि प्रत्येक कीमत पर अब अधिक फर्में वस्तु की पूर्ति करेगी। तो पूर्ति वक्र क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि फर्म की संख्या बढ़ा है तो ज़्यादा पूर्ति होगा, तो पूर्ति वक्र किधर शिफ्ट हो जाएगा न, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। परंतु मांग वक्र पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इस उदाहरण को हम लोग रेखाचित्र 5.3 बी द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहाँ पूर्ति वक्र हम लोग देख सकते हैं पहले S0 था, से शिफ्ट होके देखिए इधर आ चुका है, पहले यहाँ पर था अब इधर दाईं ओर आ चुका है। जबकि मांग वक्र पहले से जैसा था वैसा ही है। मांग वक्र जो D0 पर अपरिवर्तित रहती है। रेखाचित्र से हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में कमी होगी,
वस्तु की कीमत में कमी होगी तथा प्रारंभिक स्थिति की तुलना में उत्पादित मात्रा में वृद्धि होगी। यहाँ देख सकते हैं वस्तु की कीमत में तो वृद्धि आएगी ही, क्योंकि देखिए इस बार ग्राफ नीचे आ रहा है, देखिए तो कीमत घट रहा है, किंतु यहाँ पर देखिए मात्रा इधर बढ़ रहा है, तो कीमत घट रहा है और मात्रा में वृद्धि आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने पूर्ति शिफ्ट को समझा।